हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपकी ईडी यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आपका सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है। उसकी सीरीज़ को आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। यूनिट 1 से जो है हम करने वाले हैं इसकी शुरुआत। इसका यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जिसको भी इस सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज करने हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन दोनों जगह मेरे टेलीग्राम के डीएम का मैसेज मिल जाएगा। आप वहां जाकर मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्यूआर सेंड कर दूंगा। आप पैसे पे करने के बाद आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। अब सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसे चलाते हो ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, और उसके लिए आप रिस्क लेते हो, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो और नई इनोवेशन करते हो, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर क्या करते हैं, जो इंसान होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपॉर्चुनिटी देखता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और उस हिसाब से अपने लिए रिसोर्सेज को अरेंज करता है। जैसे पैसे कहाँ से आएगा, मैन पावर मेरे पास कहाँ से आएगी, मटेरियल मेरे पास कहाँ से आएगा, और उन सब चीज़ों को मैनेज करता है और उससे अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाकर मार्केट के अंदर लेकर आता है। तो जो वर्ड एंटरप्रेन्योर है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जो है आपका एंटरप्रेन्योर है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। टू अंडरटेक से ही आपका एंटरप्रेन्योर बना है। तो सिंपल वर्ड्स के अगर हम समझे, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जब आपने आइडिया को एक्शन के अंदर ले आते हो, यानी कि आपने कुछ ऐसी नई चीज़ की शुरुआत की जिसने इकोनॉमी के अंदर वैल्यू क्रिएट करी और लोगों के लिए जॉब्स बढ़ाई, तो वही चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल, जब मान लीजिए किसी इंसान ने कैफ़े स्टार्ट किया या फिर क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया या फिर कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप स्टार्ट करा, तो उस इंसान को हम प्रैक्टिसाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। ठीक है ना, कि हम बोलेंगे वो प्रैक्टिसाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। तो अब एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने हैं, और उसके लिए सारे रिसोर्सेज लेकर आता है कि लैंड की कितनी ज़रूरत है, लेबर कितनी लगेगी, कैपिटल कितना लगेगा। फिर ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद, ये सारी चीज़ें लाने के बाद वो रिस्क लेता है और अपनी एंटरप्राइज को चलाता है ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। फॉर एग्जांपल, रितेश अग्रवाल जो हैं, जो ओयो रूम्स के ओनर हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं। किरण मजमूदार शो हैं, जो बायोकॉन की एंटरप्रेन्योर हैं। इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई। तो ये सारे लोग ही एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एक सक्सेसफुल वेंचर्स के अंदर कन्वर्ट करा। तो यही लोग क्या कहलाए जाते हैं? एंटरप्रेन्योर कहलाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर की एलिमेंट वो होते हैं जो कि साथ मिलकर एक सक्सेसफुल वेंचर बनाते हैं। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए? तो सबसे पहली चीज़ होती है इनोवेशन होनी चाहिए, यानी कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो नए होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए और सर्विस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्विगी फूड डिलीवरी का मॉडल लाया था, तो वो उस टाइम पर एक बिल्कुल नई चीज़ थी, तो उन्होंने इनोवेशन करी थी। दूसरा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों रिस्क लेते हैं। और जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा प्रॉफिट या फिर उतना ही बड़ा लॉस हो भी सकता है। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही हो। थर्ड होता है विजन एंड गोल सेटिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स का जो विजन होता है वो पहले से ही क्लियर होता है। उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल्स बना रखे होते हैं ताकि वो अपने वेंचर को चला पाएँ। और नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लैंड कितना है, लेबर कितना है, कैपिटल कितना है, टेक्नोलॉजी कितना है, उनके गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए। फिर उस हिसाब से वो करते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड। और सिक्स्थ पॉइंट यह है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? वैल्यू क्रिएशन करते हैं, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी हो रही है वो कस्टमर के साथ और सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है वो चीज़। और फिर सेवन्थ पॉइंट आपका ग्रोथ ओरिएंटेशन, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा अपने आप को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगे रहते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के? डिटर्मिनेंट्स वो फैक्टर होते हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं। तो हम जो है डिटर्मिनेंट्स को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर, एक हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आप देखते हो कि आपकी कैपिटल अवेलेबिलिटी कितनी है, कि आपके पास अवेलेबल कैपिटल कितना है, यानी कि जो भी आपके फाइनेंसेस हैं आपको उनके पास कितना एक्सेस है, कि कितना पैसा आप लगा सकते हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए।
तो आपने सबसे पहले देख ली कि आपके पास कैपिटल कितना अवेलेबल है। फिर उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे कि आपको अपना बिजनेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा है या नहीं, आपके पास पावर है या नहीं, या फिर कम्युनिकेशन जो है ये बिजनेस की ग्रोथ को करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिजनेस की ग्रोथ में मदद करता है। थर्ड है आपका मार्केट कंडीशन। जितनी बड़ी लार्ज या फिर जितनी ग्रोइंग मार्केट होगी उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी उस मार्केट के अंदर एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आती हैं। फोर्थ होगा आपका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, यानी अगर आपको रॉ मटेरियल अच्छा खासा मिल रहा है, आपको सपोर्ट प्रोडक्शन मिल रही है, यानी आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल रहा है पीछे से बनाने के लिए, तो भी आपका बिजनेस के ज़्यादा चलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये थे जो इकोनॉमिक से रिलेटेड थे, जो इकोनॉमिक फैक्टर थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जितने ज़्यादा स्किल्स अच्छी होंगी, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, उतना ही अच्छा उनका बिजनेस होगा। सेकंड होता है फैमिली बैकग्राउंड। जो बिजनेस फैमिलीज़ होती हैं ज़्यादातर, वो आपने देखा होगा उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप ही ज़्यादातर पाई जाती है। वो ये नहीं चाहते कि उनके घर में से, खानदान में से कोई भी इंसान जॉब करे, वो यही चाहते हैं कि उनके घर का बच्चा बच्चा भी आगे चलकर एंटरप्रेन्योर बने। तो थर्ड होता है सोशल स्टेटस एंड रिकॉग्निशन। बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट के लिए या फिर इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला स्टेप उठाते हैं कि उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए होती है या फिर उनको इंडिपेंडेंट बनना होता है, तो इस वजह से वो लोग ये करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। फोर्थ है कल्चरल वैल्यू, यानी कि एक सोसाइटी जो आपके हार्ड वर्क को वैल्यू कर रही है और आपकी इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, तो यही चीज़ हमारी क्या बनाती है, एंटरप्रेन्योरशिप बनाती है। थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब नीड फॉर अचीवमेंट होता है, यानी कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव है कि आपको ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है, तो वो आपका जो है नीड ऑफ अचीवमेंट जो है, नीड फॉर अचीवमेंट जो है वो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकती है। सेकंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपको जितना अपनी खुद की एबिलिटीज़ पर भरोसा होगा उतना ही आप, मतलब उतने ही आपके ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जितनी होगी आपकी, जितने चैलेंजेस आप फेस कर सकोगे उतना ही मोटा आपका प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है। और फोर्थ है पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर, और इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर ऐसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रही हैं या फिर आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही हैं या फिर आपके बिज़नेस को इनकरेज कर रही हैं, तो उस टाइम में तो आपका बिज़नेस जो है ग्रो होगा। बट उसी की उल्टी अगर ये चीज़ें हो गई कि अब वो चीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। सेकंड है लॉ एंड ऑर्डर। अगर स्टेबल एनवायरनमेंट है आपकी स्टेट के अंदर, लड़ाई झगड़े नहीं होते, दंगे फसाद नहीं होते, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर कुछ वेंचर ग्रो हो जाएंगे। फिफ्थ है आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। जितनी ज़्यादा आप नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्योंकि आज का टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है, ई कॉमर्स का है। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। सिक्स्थ है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, कि नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास कितना अवेलेबल है और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है या नहीं, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस आती है एंटरप्रेन्योरशिप की, यानी एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे इकोनॉमिक और साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, सबसे पहले होती है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोगों के लिए जॉब्स बनाते हैं, यानी खुद के लिए भी जॉब बना रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए भी जॉब बना रहे हैं, जिससे हमारे देश के अंदर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी कि जैसे ही नया बिजनेस आएगा मार्केट के अंदर तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिसके बढ़ने से हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। थर्ड है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी एंटरप्रेन्योर्स जो होता है हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, नए प्रोडक्ट के साथ आता है, नई सर्विसेज के साथ आता है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट होगा। फोर्थ है रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप इंडस्ट्री अपनी जो है ऐसे रूरल या फिर बैकवर्ड एरिया के अंदर लगाते हो तो आपके देश के अंदर क्या होने लगेगी, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होने लगेगी, यानी उस एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट होने लगेगा जहाँ पर आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई। फिफ्थ है वेल्थ क्रिएशन, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो आपकी इनकम बढ़ाती है और आपकी वेल्थ बढ़ाती है सोसाइटी के अंदर। और इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जितनी ज़्यादा आप गुड्स और सर्विसेज बेटर प्रोवाइड करोगे उतनी ही ज़्यादा लोगों का लाइफ स्टाइल
अच्छा होगा, और फिर लाइफ लोगों और आपका भी प्रॉफिट अच्छा आएगा तो आपका भी लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। सेवन्थ है सोशल चेंज, यानी कि उससे सेल्फ रिलायंस प्रमोट होता है कि एक इंसान इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी प्रमोट की जा सकती है एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। एट्थ है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि अगर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश का माल जब बाहर जाकर बिकेगा तो हमारे देश के अंदर यूएस डॉलर आएगा, जिससे हमारी क्या होगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर, यानी क्रिएटिव बिहेवियर होता क्या है। क्रिएटिव बिहेवियर का मतलब होता है जब आप चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हो, आप नए आइडियाज़ ढूंढते हो, आप प्रॉब्लम्स जो हैं सोसाइटी के अंदर वो सॉल्व करते हो एक इनोवेटिव तरीके से। तो ये जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इंटरप्रेन्योर की, क्रिएटिव बिहेवियर, यानी कि वो चीज़ों को अलग तरीके से सोचने, एक नए आइडियाज़ लाते हैं और प्रॉब्लम्स को बड़े इनोवेटिव वेज में सॉल्व करते हैं। तो खासियतें क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं हमारे क्रिएटिव बिहेवियर की। सबसे पहले तो जिस इंसान का क्रिएटिव बिहेवियर होगा उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उसके अंदर ये डिज़ायर हो गया कि वो सारी चीज़ें सीख ले, सारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर ले। दूसरा, उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होगी उस इंसान की, यानी कि वो ट्रेडिशनल मेथड, पुरानी चीज़ें जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे की सोचेगा। थर्ड होगा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वो नए नए एक्सपीरियंस करना चाहेगा, अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाना चाहेगा। फोर्थ है रिस्क टेकिंग, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो रिस्क ले सके। फिफ्थ है परसिस्टेंस, यानी कि वो इजीली हार नहीं मानेगा, गिव अप इजीली नहीं करेगा जब वो चैलेंजेस को फेस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंटरप्रेन्योर जो है कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग लाता है प्लास्टिक हटाने के लिए, तो ये हम क्या बोलते हैं, ये उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है या फिर ये उसका इनोवेटिव बिहेवियर है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है क्रिएटिव बिहेवियर की एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। सबसे पहला तो इसके अंदर है प्रोडक्ट इनोवेशन होता है कि प्रोडक्ट जो है नया आएगा उसके अंदर इनोवेशन होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी बिजनेस चैलेंजेस के अंदर, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपको मार्केट के अंदर। आप जो चेंज आ रहा है बिजनेस, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, आप उस हिसाब से अडेप्ट कर पाओगे अपने आप को, और आपकी टीम मोटिवेशन भी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी होगी। अब नेक्स्ट आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्रिएटिव रिस्पांस टू सोसाइटीज़ प्रॉब्लम एंड एट वर्क, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके लोगों की, सोसाइटी की और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है। तो एक क्रिएटिव रिस्पांस का मतलब यही होता है कि जब आप अपने एक नया, ओरिजिनल और एक इफेक्टिव तरीका ढूंढते हो चैलेंजेस को ओवरकम करने का। ठीक है ना, जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं या फिर आपकी एक वर्क प्लेस के अंदर पाए जाते हैं। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हो। ठीक है ना। तो अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्रिएटिव रिस्पांस किस तरीके से है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, इनोवेशन का इस्तेमाल करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सोशल या फिर बिजनेस इशू को सॉल्व करने के लिए। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, वो क्रिएटिवली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। वो उसकी प्रॉब्लम जो भी उनको फेस करनी पड़ेगी वो उसके बदले में एक नया आइडिया लेकर आएंगे, नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे या नया सर्विस या सिस्टम लेकर आएंगे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन गया है तो एंटरप्रेन्योर्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, ईवीज बनानी स्टार्ट कर दी। और कोविड-19 के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप हुए थे जिससे ऑनलाइन एजुकेशन ऐप बहुत ज़्यादा बढ़े, डिलीवरी सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हुई। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो गिग प्लेटफॉर्म बना देते हैं जैसे स्विगी, जोमेटो और ऊबर। तो लोगों को इससे क्या होती है, फ्लेक्सिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो इतना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये जो है हमारे क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देता है एक एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू सोसाइटी प्रॉब्लम, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोसाइटी की हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं, वो उनको इनोवेटिव सॉल्यूशन देते हैं जो भी उनको इशू फेस कर रहे हैं, जैसे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज़ वो फेस कर रहे हैं तो उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन हमारे कौन देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और लोगों को काम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल स्टार्टअप हुआ या फिर एक माइक्रो बिजनेस हुआ या फिर एक सोशल एंटरप्राइज हुई जो लोकल
यूथ को काम दे रही है। तो ये तो क्या हो रही है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सेकंड है प्रमोटिंग एजुकेशन, यानी कि जो क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाई है, जैसे बायजूस अनअकैडमी वगैरह। इससे स्टूडेंट को हेल्प मिली कि वो कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रमोटिंग एजुकेशन हो गया। थर्ड है हेल्थ एंड सैनिटेशन। एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हेल्थ केयर और हाइजीन प्रोडक्ट निकाले, जैसे कि लो कॉस्ट सैनिटरी पैड निकाले गए, अरुणाचल मृगधम जो जिनको द पैडमैन नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है हेल्थ और सैनिटेशन का भी ध्यान रखते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन्होंने जो है इको फ्रेंडली पैकेजिंग लेकर आए, रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आए, वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई हैं एंटरप्रेन्योर्स द्वारा। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉज बनाए या फिर सोलर पैनल्स बनाए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाते हैं या फिर एग्रीकल्चर स्टार्टअप लगाते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टअप आजकल इतने ज़्यादा किए जाने लगे हैं, डेयरी कोऑपरेटिव बनाई जाने लगी। सोशल वेलफेयर होता है, जितने भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जितने भी सोशल इश्यूज़ होते हैं वो उन पर फोकस करते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट कमाए, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करें। उनका मकसद ये होता है कि जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लेकर आए वुमेंस के लिए कि वो हैंडीक्राफ्ट का काम करके अपने घर चला सकें। तो ये सोशल वेलफेयर का भी काम होता है। अब क्रिएटिव रिस्पॉन्स एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, अब तो सोसाइटी में देख लिया कि क्या क्या चेंजेस लाते हैं, क्या क्या क्रिएटिव रिस्पॉन्स देते हैं। अब देखेंगे हम वर्क काम के ऊपर क्या क्या क्रिएटिव रिस्पॉन्स वो प्रोवाइड करते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्रिएटिवली जो है काम करते हैं अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, ताकि जो है एफिशिएंसी आए काम के अंदर, ग्रोथ हो और इनोवेशन हो। तो सबसे पहले इसका भी यही होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स जो होते हैं इसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी है उनको डेली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फिर कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, तो उसको किस तरीके से क्रिएटिवली सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जांपल उन्होंने ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि मैनुअल एरर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो मैनुअल एरर को कम करने के लिए उन्होंने ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर लिया। सेकंड है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि वो हमेशा बेटर चीज़ें ढूंढते हैं, फास्टर चीज़ें ढूंढते हैं और सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं किसी भी काम को करने की। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो रोबोट का इस्तेमाल कर रही है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो यही होती है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। थर्ड है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी उनके अंदर कांस्टेंट इनोवेशन रहती है, यानी कि वो कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एप्पल है, वो हर साल अपना अपग्रेड ले आता है आईफोन का और अपना सॉफ्टवेयर का, हर साल आईफोन 16, 17, 18, तो ऐसे कर करके उसकी सीरीज़ चलती रहती है, यानी कि वो हर साल क्या कर देता है, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है। फोर्थ है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि वर्क प्लेस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाया गया होता है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स प्रोवाइड किए गए होते हैं और रिवार्ड सिस्टम प्रोवाइड किए गए होते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बढ़े और वो अच्छे से काम कर सकें। फिफ्थ है अडेप्टेशन टू चेंज, तो क्रिएटिव रिस्पॉन्स जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ में हेल्प करता है तो कि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज आ रहा है मार्केट से या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चेंज आ रहा है, उस हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर सकें, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है क्रिएटिव रिस्पॉन्स की सोसाइटी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सोसाइटी के लिए तो यही है कि उनकी बहुत इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी और पढ़ाई और हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्क प्लेस के लिए ये इंपॉर्टेंस है कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है और सोसाइटी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन हो रही है और कॉम्पिटिटिवनेस आ रही है। सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय का मोरल बढ़ रहा है और उनकी मोटिवेशन बढ़ रही है। सोसाइटी के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है और वर्क प्लेस के अंदर एक पॉजिटिव और एक एडेप्टिव वर्क कल्चर बन रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हमें होती हुई इंश्योर हो रही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्रिएटिव रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ लाया गया है इंडिया के अंदर। जैसे ओला और ऊबर लाए गए थे, तो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करा कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, रात के टाइम गाड़ियाँ नहीं मिलती, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और जो कैब ड्राइवर्स थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। सेकंड है जोमेटो एंड स्विगी लाया गया। ये जो फूड डिलीवरी कन्वीनियंस को इसने इतना आसान कर दिया, फूड डिलीवरी को जोमेटो और स्विगी ने। आकाश टैबलेट लाए गए थे, इन्होंने क्या करा था, अफोर्डेबल लर्निंग डिवाइसेस बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए। अमूल कोऑपरेटिव बनाया गया, रूरल डेयरी फार्मर्स ने बनाया था ये अमूल कोऑपरेटिव हमारा। चक्र इनोवेशन लाया गया,
यानी कि इन्होंने व्हीकल पोल्यूशन को प्रिंटर इंक के अंदर कन्वर्ट करा, ठीक है ना। ये एक इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन ये लेकर आए थे चक्र इनोवेशन। अब डायमेंशंस क्या क्या होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले आती है इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं कि और अलग अलग तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमें ये बताती हैं कि कैसे अलग अलग सेटिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर के अंदर ये हम एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से कल्चर को प्रमोट करती है और क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर की जाती हैं। तो 3 मेजर जो डायमेंशन है इसकी वो है एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप और कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब आपका एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर होता है एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि वो इसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के तरीके से काम करते हैं, यानी कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए आइडियाज़ लाते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं या फिर प्रोसेस लाते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए। तो यही एम्प्लॉय क्या कहलाए जाते हैं, हमारा एंटरप्रेन्योर। यानी कि वो कंपनी के ओनर नहीं है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है बट वो नए आइडियाज़, प्रोडक्ट और प्रोसेस ला रहे हैं। तो इस वजह से उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और उन लोगों को बोलना है एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन समझते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं चीज़ों को इनोवेट करने का, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशन जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने का ये स्टेप लेते हैं। यानी कि वो जो है कैलकुलेटेड रिस्क पे काम करते हैं कि इतने रिस्क पे हमें काम करना है और इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते रहते चीज़ों को वो सोचते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। यानी उनका मेन गोल यही होता है कि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो और या फिर हमारी कंपनी के अंदर इनोवेशन आए। वो ये नहीं चाहते कि वो कंपनी छोड़ दें और अपना बिजनेस शुरू करें, वो ये चाहते हैं कि जिस एग्जिस्टिंग कंपनी में है उस कंपनी की ग्रोथ हो। फॉर एग्जांपल जो डेवलपमेंट हुआ था पोस्ट इट नोट्स का 3M के अंदर, वो जो किया गया था वो एम्प्लॉय के द्वारा किया गया था जो एक एंटरप्रेन्योर की तरीके से काम कर रहा था। और जो गूगल है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करता है कि वो जो है 20% जो है अपना टाइम वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर दे सकते हैं। तो इस पॉलिसी की वजह से जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने निकाले, जैसे जीमेल, गूगल न्यूज़ जो लाया गया है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ही एक तरीके से पार्ट हैं। क्योंकि गूगल जो क्या देता है अपने एम्प्लॉयज़ को 20% एक्स्ट्रा टाइम देता है कि आप जो, जैसे मान लीजिए अगर आपकी 10 घंटे की जॉब है फॉर एग्जांपल, तो आप 2 घंटे अपने ऊपर दे लीजिए, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर ध्यान दे लीजिए जो आप हमारे लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते ही रहती इनोवेशन हो जाती है। कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक इंसान इनोवेशन करता है और जो एम्प्लॉय है वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर की तरीके से काम करता है। उनका फोकस मेन यही होता है कि प्रोडक्टिविटी हो और कॉम्पिटिटिवनेस से हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है हमारे इनोवेशन को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी लाता है हमारी वर्क प्लेस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि जो भी मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर पाए। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है उनको ओनरशिप देने के बाद अपने आइडियाज़ की, और एक एक्सटर्नल एंटरप्रेन्योर्स को हायर करने की जो कॉस्ट है वो ये जो एंटरप्रेन्योर है वो कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेक्नोप्रेन्योरशिप। टेक्नोप्रेन्योरशिप जो कॉम्बिनेशन है वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको सुनकर ही पता लग गया होगा, यानी कि ये वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है जो आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो भी करते हो उसके द्वारा जो एंटरप्रेन्योरशिप की जा रही है वो टेक्नोप्रेन्योरशिप कहलाई जाती है। यानी एक टेक्नोप्रेन्योर वो इंसान होता है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि वो नए प्रोडक्ट बना सके, नई सर्विस ला सके या फिर नया बिजनेस मॉडल ला सके। तो टेक्नोप्रेन्योर जो है वो वेंचर बनाता है साइंस के बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर और इनोवेशन के बेस पर। यानी कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आज के टाइम में चल रही हैं वो उनको सॉल्व करता है डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके, ऐप्स का इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन का इस्तेमाल करके। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हैं, इन्होंने टेस्ला बनाई, स्पेस एक्स बनाया, यानी इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करा ऑटोमोबाइल्स के अंदर और स्पेस ट्रैवल के अंदर। तो ये टेक्नोप्रेन्योर्स हो गए। रितेश अग्रवाल हैं जो ओयो रूम्स के एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाई ताकि इन लोगों को बजट के अंदर होटल मिल जाए। विजय शेखर शर्मा है जो पेटीएम के ओनर हैं, उन्होंने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लेकर आए इंडिया के अंदर कि ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो।
तो इसके फीचर्स क्या क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी के बेसिस पर अपना बिजनेस आइडिया लेकर आते हो, आप रेगुलरली इनोवेशन करते रहते हो और उसको अपग्रेड करते रहते हो। बट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट की होती है। तो इसके अंदर एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है और आप जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर फोकस करते हो। इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी अगर टेक्नोप्रेन्योर्स आए, और आपको चीज़ों के पुरानी प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सॉल्यूशन मिलेंगे। एजुकेटेड यूथ मिलेगा जो स्टार्टअप्स करना चाहेगा, और जो है ये आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत मदद करेगा और लोगों की बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे कि हमें दिख रहा है आज के टाइम में कि कैसे लोगों की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है वो प्रोसेस जब आप बनाते हो, डेवलप करते हो वेंचर्स और उसको प्रमोट करते हो और प्रिजर्व करके रखते हो जो आपका कमर्शलाइज कल्चर है, या फिर जो आपकी आर्ट है, या फिर जो आपकी हेरिटेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, उनके बेस पर जो आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो वो कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाती है। यानी कि जब आप अपनी क्रिएटिविटी आर्ट को अपने बिजनेस के साथ जोड़ते हो ताकि आपको इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू आपकी बढ़े, तो वही चीज़ कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाती है। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनकी जगह का लोकल ट्रेडिशन है, या फिर जो लोकल आर्ट है, लोकल म्यूज़िक है, लोकल फिल्म है, लिटरेचर है, फैशन है, हेरिटेज है, वो उस चीज़ को प्रमोट कर सकें। यानी मेनली उनका एम ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाए, बट उनका मेन एम ये होता है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करें और सोशल डेवलपमेंट करें अपनी एरिया के अंदर। यानी कि वो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने ट्रेडिशन को इनोवेशन के साथ कनेक्ट करने में। फॉर एग्जांपल जो हैंडीक्राफ्ट के स्टार्टअप होते हैं, वो जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स हैं ऑनलाइन, वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और एक फ़िल्म मेकर है जो सोशली मीनिंगफुल मूवीज़ बना रहा है, तो वो भी अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। फैशन ब्रांड है वो लोकल फैब्रिक या फिर डिज़ाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फैब इंडिया या फिर खादी ग्राम उद्योग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। इसका फोकस यही होता है कि आर्ट, कल्चर और हेरिटेज पर फोकस करता है। इसके अंदर भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन होती है, जैसे सब जगह होती है। तो बट ये जो है अपने सोशल, कल्चरल और फाइनेंशियल गोल तीनों को बैलेंस रख कर चलता है। और जो आपका ट्रेडिशनल स्किल्स थी या फिर जो आपका कल्चर है, उस चीज़ को ये प्रिजर्व लगता है। कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंस की यही है कि प्रिजर्वेशन होगा, जो भी आपकी कल्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व रहेगी, वो बची रहेगी। और लोगों को लिवलीहुड मिलेगा, जो लोकल आर्टिस्ट हैं उस जगह के, जो लोकल क्राफ्टमैन हैं उस जगह के, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जो आपकी जगह है जहाँ की ये चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं, वहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा, वहाँ टूरिस्ट आएंगे, जिससे वहाँ की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। और इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी उस कल्चर के बारे में कि ये कौन लोग हैं और ये किस तरीके से रहते हैं, उसके बारे में लोगों को पता लगेगा। तो डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर और भी एंटरप्रेन्योरशिप आती हैं, जैसे इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, नेप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो है आज के टाइम में वो सिर्फ लोकल बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, जैसा कि आपको पता है, और ये ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज इसके अंदर आ रही हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी चेंजेस होते हैं और सोसाइटी के अंदर भी ये अडॉप्ट कर रहा है। तो ये जो नए फॉर्म्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, ये बताते हैं कि किस तरीके से जो मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काम कर रहे हैं ताकि जो ग्लोबल डिजिटल इकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आ रही है वो आपकी आती है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो, जो आपका टॉपिक है वो है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप स्टार्ट करते हो, मैनेज करते हो और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो नेशनल बाउंड्रीज से बाहर। यानी कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर और अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लेकर जाते हो। यानी एंटरप्रेन्योर्स जो लोग ग्लोबली सोचते हैं और अपने बिजनेस को बॉर्डर के अक्रॉस लेकर जाते हैं, तो वही लोग इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कहलाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जॉइंट वेंचर बनाते हैं,
हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं हमारे देश के अंदर। उनका मेन बिजनेस गोल यही होता है कि वो अपने बिजनेस को पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर लेकर जाए और अपने इंटरनेशनल नेटवर्क बनाएं। जैसे कि इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती हैं आईटी सर्विस को। मैकडोनल्ड है, स्टारबक्स है, ये स्टार्ट तो एक कंट्री में हुआ था बट वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में एक्सपेंड हो चुका है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका ग्लोबल आउटलुक होता है और इंटरनेशनल विजन को लेकर ये चीज़ें चलती हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ ऑपरेट करती हैं और ये कल्चरल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के साथ डील करते हैं। और ये करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड लॉज और करेंसी की। इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप अपने बिजनेस, ये क्या करता है, आपके बिजनेस रीच को बढ़ाता है और आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है। इंटरनेशनल कॉपरेशन आपको मिलेगा, आपकी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अर्निंग होगी, डॉलर्स में आपकी अर्निंग होगी। इससे जो होगा आपकी इनोवेशन होगी ग्लोबल लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट है आपका नेटप्रेन्योरशिप। नेटप्रेन्योरशिप जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है इंटरनेट, एक है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि जब आप स्टार्ट करते हो और बिजनेस चलाते हो अपना ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करके, इंटरनेट को अपनी मेन प्लेटफॉर्म बना के, उसको नेटप्रेन्योरशिप हम बोलते हैं। यानी कि जब आप डिजिटल बिजनेस बनाते हो, जैसे अपना ई कॉमर्स स्टोर या फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने बनाई या ऐप बेस्ड सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वही नेटप्रेन्योरशिप आपकी कहलाई जाएगी। यानी कि आप इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया और डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी रीच को ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा हो। जैसे कि जेफ बेजोस हैं, इन्होंने अमेजोन लेकर आई, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेकर आया जो इंटरनेट के थ्रू चलाई जाती है। बायजूस है, ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और शॉपिफाई पर भी चीज़ें बेचते हैं। तो फीचर्स क्या क्या हैं इसके, इंटरनेट बेस्ड आपका बिजनेस मॉडल होगा, आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कुछ करनी नहीं है और रीच भी अच्छी खासी है। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ये है कि आपके कस्टमर जो हैं ग्लोबली आपके पास आएंगे, आपकी डिजिटल इकोनॉमी इंकरेज की जाएगी और ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी। फिजिकल बिजनेस कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाएगी और यूथ को एम्पावर करेगी ताकि वो लोग भी अपना ऑनलाइन वेंचर को आसानी से स्टार्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है आपकी इकोप्रेन्योरशिप। इकोप्रेन्योरशिप के अंदर हम इकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को कंबाइन कर देते हैं। यानी कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसे चलाते हो ताकि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख सको या फिर सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सको, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इकोप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है, हम जो लोग इकोप्रेन्योरशिप करते हैं उनको इकोप्रेन्योर्स बोलते हैं या फिर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स भी उन लोगों को बोला जाता है जो एंटरप्रेन्योर्स इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यानी इकोप्रेन्योर्स जो होते हैं हमारे, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी बनाते हैं जो इको फ्रेंडली हो, रिसाइक्लेबल हो या फिर एनर्जी एफिशिएंट हो। उनका मेन गोल यही होता है कि प्रॉफिट के साथ साथ प्लेनेट प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखें। वो फोकस करते हैं जो इतनी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल टेस्ला जो लेकर आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आई जिससे पोल्यूशन कम होगा और क्लीन एनर्जी आपकी बनेगी। और कंपनीज जो होती हैं बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाती हैं, सोलर पैनल्स बनाती हैं और ऑर्गेनिक फूड लेकर आती हैं। पतंजलि है, ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या हैं जो हमारे फोकस करते हैं सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, और रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट और पोल्यूशन का रिड्यूस करते हैं और बैलेंस करते हैं हम सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल गोल्स को अपने। इम्पॉर्टेंस यही है कि ये क्लाइमेट चेंज ना हो उस चीज़ के अंदर ये हमारी हेल्प करता है। ग्रीन इनोवेशन हो हमारे देश के अंदर, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़े और इको फ्रेंडली इमेज बने हमारी मार्केट के अंदर, और गवर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट करता है। फोर्थ है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो कोई भी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे गरीबी को, एजुकेशन, हेल्थ या फिर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाई जाएगी। यानी मेन आपका एम यही है कि आप सोशल वेलफेयर करो, सिर्फ प्रॉफिट ना कमाओ। यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सोशल इश्यूज़ पे काम करते हैं और इसका इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस पड़ते हैं। यानी उनके जो वेंचर्स होते हैं वो बिजनेस प्रिंसिपल को सोशल मिशन के साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि वो अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करते हैं ताकि वो सोशल वर्क कर सकें। फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था, ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं गरीब लोगों को। सेल्को इंडिया है जो सोलर पावर सॉल्यूशन देता है रूरल एरियाज़ के अंदर। टीच फॉर इंडिया है, ये एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहती हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस जो हैं उन लोगों के। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या हैं इसके, ये सोशल इम्पैक्ट को जो है ज़्यादा फोकस करता है रादर देन
पर्सनल प्रॉफिट, और इनोवेटिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन लाता है ये सोशल प्रॉब्लम्स के, वर्क लाता है मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, और बिजनेस और सोशल गोल्स को कंबाइन कर देता है। इंपॉर्टेंस यही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, गरीबी कम होती है, इनइक्वालिटी कम होती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस की जाती हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आइडियन फ्यूजन के साथ। जिसको भी नोट्स परचेस करने हैं टेलीग्राम पर जाकर हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ बहुत ही जल्द।